हाय हेलो गुड मॉर्निंग। तो अपना कैपिटल गेन का रिवीजन लेक्चर पार्ट वन हो गया था। अभी अपना पार्ट 2। तो पार्ट 1 में अपने डिस्कस किए थे ये जो आपका टेबल था ना, जिसमें हम देखते हैं दैट इन वेरियस सिचुएशन व्हाट विल बी आवर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो वो वाला पार्ट का डिस्कशन हो गया था। ओके, तो अब अपने स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1). सर सेक्शन 45(1) में क्या था? सेक्शन 45(1) ये कहता था, अगर आप कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करते हो, इन दैट केस जो भी कैपिटल गेन एराइज होता है, दैट कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। बट अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। सर कुछ एक्सेप्शन है मतलब अब ये जो ट्रांजेक्शन है, यहां पर जो कैपिटल गेन एराइज हो रहा है दैट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। वो ईयर ऑफ ट्रांसफर में टैक्सेबल नहीं होगा, वो किसी और ईयर में टैक्सेबल होने वाला है। कौन से ईयर में टैक्सेबल होने वाला है जरा देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन, फर्स्ट इज कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉयड एंड अमाउंट और अदर एसेट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अपना कैपिटल एसेट था, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय होगा, उसको उसका इंश्योरेंस अपने करवा रखा था और इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिलता है या फिर इंश्योरेंस कंपनी अपने को एक नया एसेट देता है। इन दैट केस सर सबसे पहले तो इस ट्रांजेक्शन में अगर कोई कैपिटल गेन एराइज होता है, वो कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ क्लेम। जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम का पैसा मिला या फिर जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस कंपनी से एक नया कैपिटल एसेट मिला, उस ईयर में आपके हाथ में कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है। ये पहली बात। दूसरा पॉइंट सर, सेल कंसिडरेशन अपने को क्या लेना है इस सिचुएशन में? योर सेल कंसिडरेशन विल बी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी और एफएमबी ऑफ एसेट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट सर, अगर यहां पर इंडेक्सेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ, अगर यहां पर इंडेक्सेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ, इन दैट केस सर अपने को फॉर इंडेक्सेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स लेना होता है ईयर ऑफ ट्रांसफर का। तो यहां पर सर ईयर ऑफ ट्रांसफर अपना क्या है? सर ईयर ऑफ ट्रांसफर इज योर ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। सो फॉर इंडेक्सेशन पर्पज हम कंसीडर करने वाले हैं कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट सर, अगर ऐसा होता है कि अपना कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो गया बट ड्यू टू सम रीजन इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देने से मना कर देती है, हमारे क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, इन दैट केस जो लॉस हमें एराइज होने वाला है दैट इज ए डेड लॉस। उस लॉस का कोई भी टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर आप कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टॉक इन ट्रेड, पहले एक एसेट आपका कैपिटल एसेट था, अब आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिए, मतलब आप उस एसेट को होल्ड कर रहे हो फॉर सेल पर्पस, टू सेल दैट एसेट इन योर बिजनेस। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। इन दैट केस जो कैपिटल गेन एराइज होने वाला है, दैट कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन दैट ईयर, जिस ईयर में ये स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, जो भी कैपिटल गेन आपका एराइज हो रहा है वो कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होगा जिस प्रीवियस ईयर में आप ये स्टॉक इन ट्रेड को सेल करने वाले हैं। देखो, कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कन्वर्टेड स्टॉक इज सोल्ड। जिस ईयर में ये कन्वर्टेड स्टॉक सेल होगा उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है। नाउ क्वेश्चन इज सर, सेल कंसिडरेशन हम क्या लेंगे? सेल कंसिडरेशन विल बी एफएमबी ऑफ दैट कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन आपका कैपिटल एसेट कन्वर्ट हुआ था स्टॉक इन ट्रेड में, उस दिन उस कैपिटल एसेट का जो एफएमबी था दैट विल बी योर सेल कंसिडरेशन। नेक्स्ट आ गया सर इंडेक्सेशन। सर अगर इस सिचुएशन में इंडेक्सेशन एप्लीकेबल होता है, सर इंडेक्सेशन के लिए अपने को लेना है CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो यहां पर सर ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है? ईयर ऑफ ट्रांसफर इज योर ईयर ऑफ कन्वर्जन। तो यहां पर अपने लेने वाले हैं CII ऑफ ईयर ऑफ कन्वर्जन। आई होप इट इज क्लियर। सर बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि सर अगर स्टॉक इन ट्रेड सेल हो रहा है तो सर बिजनेस इनकम भी तो कैलकुलेट करेंगे। योर बिजनेस इनकम विल बी सेल ऑफ दैट स्टॉक। इस स्टॉक को आप जितने में सेल किए लेस एफएमबी ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। ये जो एफएमबी आपने यहां पर लिया ना, ये जो एफएमबी आपने यहां पर लिया एज सेल कंसिडरेशन, दिस विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम सेल्स प्राइस टू कैलकुलेट योर बिजनेस इनकम। नेक्स्ट सर, अगर प्रोपोर्शनेट स्टॉक सेल हुआ है, इन दैट केस प्रोपोर्शनेट गेन विल बी टैक्सेबल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल। ये वाला पार्ट अपने रिवीजन लेक्चर पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक बार आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका कंपेंसेशन
फॉर कंपलसरी एक्विजिशन, अगर आपके कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है और उसके चलते आपको कंपेंसेशन मिल रहा है, इन दैट केस सच ट्रांजेक्शन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। अगर आपके कैपिटल एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अब आपको कंपेंसेशन दे रहा है, नाउ सच कंपेंसेशन, सच कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन दैट ईयर इन विच कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। जिस ईयर में आपको कंपेंसेशन मिला उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है। अब सर यहां पर यह आ जाता है कि सर सेल कंसिडरेशन क्या लेंगे, जो कंपेंसेशन आपको मिला। अच्छा, यहां पर कंपेंसेशन दो टाइप का रहता है, एक रहता है इनिशियल कंपेंसेशन और एक रहता है एनहांस्ड कंपेंसेशन। अभी अपने बात कर रहे हैं इनिशियल कंपेंसेशन के ऊपर। सो आपका सेल कंसिडरेशन क्या बनेगा, जो इनिशियल कंपेंसेशन आपको मिला दैट विल बी योर सेल कंसिडरेशन। नेक्स्ट सर ये टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल इन द ईयर इन विच कंपेंसेशन इज रिसीव्ड। जिस ईयर में कंपेंसेशन मिला उस ईयर में सर कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है। चलो ओके, full compensation is taxable even if part amount is received in the year। Let's suppose ये जो इनिशियल कंपेंसेशन है ना सर ये इनिशियल कंपेंसेशन अपने को 4 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है। 4 अलग अलग सालों में 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में अपने को ये इनिशियल कंपेंसेशन मिलने वाला है। बट जब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, जिस ईयर में आपको इस इनिशियल कंपेंसेशन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उस साल एंटायर compensation will be taxable, entire initial compensation will be taxable, entire capital gain arising from such initial compensation will be taxable। ये ध्यान रखना है। ओके, अब सर इंडेक्सेशन के लिए अपने को लेना रहता है CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। सर यहां पर ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या बनेगा, योर ईयर ऑफ ट्रांसफर इज year in which asset was compulsorily acquired। in that case आपको लेना है cost inflation index of year in which asset is compulsorily acquired। ओके चलो ये हो गया इनिशियल कंपेंसेशन का बात। अब आते हैं अपने एनहांस्ड कंपेंसेशन के ऊपर। सर एनहांस्ड कंपेंसेशन अपने को कब मिलता है, लेट्स सपोज हमें जो इनिशियल कंपेंसेशन मिला हमें लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है, गवर्नमेंट ने हमारे साथ चीटिंग किया है, हमें कम प्राइस दिया गया है हमारे एसेट के लिए जो गवर्नमेंट ने कंपलसरीली एक्वायर किया, तो उसके लिए हम गए कोर्ट और कोर्ट बोलता है ये बराबर है भाई, तुम्हें कम कंपेंसेशन मिला है, तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा कंपेंसेशन मिलना चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा कंपेंसेशन हमें मिलता है एज पर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल, दिस इज योर एनहांस्ड कंपेंसेशन। तो अब अगर सर अपने को एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलता है, सर ये एनहांस्ड कंपेंसेशन कब टैक्सेबल होगा, अगेन दिस एनहांस्ड कंपेंसेशन इज आल्सो टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। जब ये एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलेगा तब वो टैक्सेबल होगा। देखो, दिस एनहांस्ड कंपेंसेशन इज टैक्सेबल in the year in which it is received, taxable in the year in which it is received। अब यहां पर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है एक बार उसको देखो, ब्रैकेट में लिखा गया टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव्ड, जिस ईयर में ये रिसीव हुआ उस ईयर में ये टैक्सेबल होने वाला है, बट इट इज टैक्सेबल एज एंड व्हेन रिसीव्ड। इट मींस अगर आपको ये एनहांस्ड कंपेंसेशन इंस्टॉलमेंट में मिलता है, लेट्स सपोज ये एनहांस्ड कंपेंसेशन आपको 4 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला है, 4 अलग अलग सालों में 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट के तहत आपको ये एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलने वाला है। जिस साल जितना एनहांस्ड कंपेंसेशन मिलेगा उस साल उतना टैक्सेबल होगा। ओके, बट इनिशियल कंपेंसेशन में क्या होता था, जिस साल पहला इंस्टॉलमेंट मिलता था उस साल टोटल इनिशियल कंपेंसेशन टैक्सेबल हो जाता था। बट इन दिस केस जिस साल जितना एनहांस्ड कंपेंसेशन मिल रहा है उस साल उतना ही एनहांस्ड कंपेंसेशन टैक्सेबल होने वाला है। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। सर सेल कंसिडरेशन क्या बनेगा, जो एनहांस्ड कंपेंसेशन अपने को मिला दैट विल बी आवर सेल कंसिडरेशन। अच्छा सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो भाई नील होगा, क्योंकि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो तो आपने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया होगा इनिशियल कंपेंसेशन के अगेंस्ट में। तो एनहांस्ड कंपेंसेशन के अगेंस्ट में कोई भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपके पास है ही नहीं और एडजस्ट करने के लिए। ओके, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका नील रहने वाला। हाउएवर ये एनहांस्ड कंपेंसेशन कमाने के लिए अगर आपका कोई लीगल एक्सपेंसेस या फिर लिटिगेशन एक्सपेंसेस लगा है उसका डिडक्शन आप जरूर क्लेम कर सकते हैं। अब यहां पर और एक पॉइंट आता है, अगर आपको ये एनहांस्ड कंपेंसेशन रिसीव हुआ है बाय द इंटरिम ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का अभी तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया, इंटरिम ऑर्डर के तहत आपको ये एनहांस्ड कंपेंसेशन मिला है, इन दैट केस such enhanced compensation shall be taxable in that year in which final order of court is made। अगर interim order के तहत enhanced compensation मिला है वो enhanced compensation उस साल taxable होगा जिस साल final order पास होता है by the court। अब सर ये enhanced compensation का nature of capital gain क्या होने वाला है, सर ये डिपेंड करता है
इनिशियल कंपेंसेशन के टाइम पे आपका कैपिटल गेन का नेचर क्या था। एनहांस्ड कंपेंसेशन के केस में कैपिटल गेन का नेचर वो होगा, इनिशियल कंपेंसेशन जब आपको मिला था तब आपका कैपिटल गेन का नेचर क्या था। अगर वो लॉन्ग टर्म था तो ये भी लॉन्ग टर्म होगा, अगर वो शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म होने वाला है। अब क्या होता है ना सर, ये जो कंपेंसेशन है ना, अब सर ये गवर्नमेंट वाला केस है तो कंपेंसेशन तो ऑब्वियस सी बात है सर, मिलने में बहुत डिले होता है। अब कंपेंसेशन मिलने में अगर डिले होता है तो गवर्नमेंट इस कंपेंसेशन के ऊपर एक इंटरेस्ट भी पे करके चलती है। तो इंटरेस्ट ऑन सच लेट कंपेंसेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हमने डिस्कस भी कर रखा है। और इस इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन के ऊपर आपको एक डिडक्शन भी मिलता है, 50% का फ्लैट डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 57। नेक्स्ट, इफ ड्यू टू डेथ ऑफ ट्रांसफरर, जो ट्रांसफरर था बेसिकली जिसका प्रॉपर्टी का कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, अगर उस ट्रांसफरर का डेथ हो जाता है, एनहांस्ड कंपेंसेशन इज रिसीव्ड बाय एनी अदर पर्सन, तो फिर सर ये एनहांस्ड कंपेंसेशन किसको मिलेगा, उसके लीगल हेयर को मिलेगा। इन दैट केस एनहांस्ड कंपेंसेशन विल बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन ऑफ सच अदर पर्सन। तो अब अगर ट्रांसफरर का डेथ हो गया, एनहांस्ड कंपेंसेशन उसके लीगल हेयर को मिलता है, अब ये एनहांस्ड कंपेंसेशन उसके लीगल हेयर के हाथ में टैक्सेबल होने वाला है एज कैपिटल गेन। नेक्स्ट, अगर सर कैपिटल गेन होता है ना एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ ए अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, ध्यान रखना यहां पर लिखा है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड अगर होगा फिर तो कैपिटल गेन का सवाल ही पैदा नहीं होता, बिकॉज दैट इज नॉट ए कैपिटल एसेट, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। लेकिन यहां पर है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन होता है एंड उसके चलते कंपेंसेशन मिलता है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। इन दैट केस जो भी कैपिटल गेन एराइज हो रहा है दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का हो रहा है एंड उसके चलते कंपेंसेशन मिल रहा है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। दैट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज ऑफ ए इंडिविजुअल एंड एचयूएफ और उनको कंपेंसेशन मिल रहा है। इन दैट केस जो भी कैपिटल गेन एराइज हो रहा है ना दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड सच लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ड्यूरिंग preceding 2 years from the date of transfer by such individual, his parents और such HUF। अगर वो इंडिविजुअल और HUF उस अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहे थे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर, इन दैट केस जो भी कंपेंसेशन उनको मिलता है इन केस ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ दैट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ गया आपका कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर राइट टू फेयर कंपेंसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिएशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013। तो अगर कोई भी कंपेंसेशन आपको मिलता है ये बड़ा वाला एक्ट के तहत, इन दैट केस shall not be taxable under income tax act. Okay, so any compensation received under this act is exempt from tax. अब आ जाता है सर कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको हम ट्रांसफर मानते ही नहीं है, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनको हम ट्रांसफर मानते ही नहीं है। तो अगर ये ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर नहीं है, क्या यहाँ पर कैपिटल गेन एराइज होने वाला है? सर कैपिटल गेन एराइज होने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो कैपिटल एसेट का होना जरूरी है, दूसरा कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। तो अगर ये सब ट्रांजेक्शन्स ट्रांसफर ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है देयर विल बी नो कैपिटल गेन। देखो सबसे पहला ट्रांजेक्शन, ट्रांसफर अंडर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस इररिवोकेबल ट्रस्ट बाय ए इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर एक इंडिविजुअल और एचयूएफ अपना कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है अंडर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस और इररिकवरेबल ट्रस्ट, इन दैट केस सच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस इस इंडिविजुअल और एचयूएफ के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन एराइज नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। एक एचयूएफ का पार्टीशन होता है, उसके चलते एचयूएफ अपने प्रॉपर्टीज डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग इट्स मेंबर्स। अगेन सच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस इस एचयूएफ के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन एराइज नहीं होने वाला है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर एमलगमेशन और डीमर्जर। तो अगर एमलगमेशन के टाइम एक एमलगमेटिंग कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है टू एमलगमेटेड कंपनी, डिमर्जर के टाइम एक डिमर्ज्ड कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है टू द रिजल्टिंग कंपनी, इन दैट केस सच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट एक कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर जो ट्रांसफरी है, जिस कंपनी को यहां पर कैपिटल एसेट मिल रहा है, इट शुड बी ए इंडियन कंपनी। सो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए एमलगमेटिंग कंपनी
to the amalgamated Indian company, transfer of capital asset by a demerged company to resulting Indian company. In that case, there will be no transfer, hence no capital gain. So there will be no capital gain in the hand of this amalgamating and demerged company. Next, transfer of capital asset between a wholly owned subsidiary and होल्डिंग कंपनी। तो अगर एक होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है अपने होल्डिंग कंपनी को, या फिर एक होल्डिंग कंपनी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है अपने होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी को, इन दैट केस सच ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ट्रांसफरी है जिसको कैपिटल एसेट मिल रहा है वो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए। ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी ए इंडियन कंपनी। इन दैट केस इस ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। सो देयर विल बी नो कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ दैट ट्रांसफरर। जो ट्रांसफरर है उसके हाथ में कोई भी कैपिटल गेन एराइज नहीं होने वाला। बट ध्यान रखना, जो ट्रांसफरी है अगर ट्रांसफरी इस कैपिटल एसेट को एक्सेप्ट करता है एज स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांसफरर के हाथ में तो वो कैपिटल एसेट था, बट ट्रांसफरी इस कैपिटल एसेट को कंसिडर करता है एज इट्स स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस दिस एग्जम्पशन इज नॉट अवेलेबल। आई होप इट इज क्लियर। ओके, इट मींस अगर एक कैपिटल एसेट, एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर मैं, लेट सपोज देयर इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, देयर इज अ होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी एंड देयर इज अ होल्डिंग कंपनी। तो ये जो होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है ना, होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अपना एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर करता है होल्डिंग कंपनी को, एंड जो होल्डिंग कंपनी है वो आपका इंडियन कंपनी, वो तो होना ही चाहिए, जो आपका ट्रांसफर है वो इंडियन कंपनी होना चाहिए। तो ये होल्ली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी ट्रांसफर करता है कैपिटल एसेट अपने होल्डिंग कंपनी को, और ये जो होल्डिंग कंपनी है ना वो इस कैपिटल एसेट को कंसीडर करता है एज स्टॉक इन ट्रेड। जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी इस कैपिटल एसेट को कंसीडर करता है एज इट्स स्टॉक इन ट्रेड। In that case, this transaction will be regarded as transfer, and in this case, this wholly owned subsidiary company, that is your transferor, is liable to pay tax on this capital gain। तो यहां पर कैपिटल गेन एराइज होगा और कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा आपके ट्रांसफरर को, अगर ट्रांसफरी इस कैपिटल एसेट को एक्सेप्ट करता है एज स्टॉक इन ट्रेड। बट अगर इन दिस सेम सिचुएशन, जो आपका होल्डिंग कंपनी है ना, होल्डिंग कंपनी अगर इस कैपिटल एसेट को एक्सेप्ट करता एज कैपिटल एसेट ओनली, इन दैट केस सच ट्रांजेक्शन वुड नॉट हैव बीन कंसीडर्ड एज ट्रांसफर। हम इस ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मानते, और ऑब्वियस सी बात है अगर ट्रांसफर नहीं मानते तो कैपिटल गेन नहीं आता, कैपिटल गेन नहीं आता तो टैक्स भी नहीं आता, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ गया भाई, लेट सपोज मेरे पास थे बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ये मैंने दे दिया, इनके बदले में मेरे को शेयर्स और डिवेंचर्स मिले। कंपनी के बॉन्ड्स, डिवेंचर स्टॉक, डिपॉजिट सर्टिफिकेट मेरे पास था, वो मैंने दिया, उसके बदले में मेरे को शेयर्स एंड डिवेंचर्स मिले। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, दिस विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। नेक्स्ट, सर मेरे पास थे प्रेफरेंस शेयर मैंने दे दिया, मेरे को उसके बदले में इक्विटी शेयर मिला, बेसिकली कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर। इन दैट केस देयर विल बी नो कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ दैट शेयर होल्डर, बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। सर इस टाइप का और एक ट्रांजेक्शन भी, उसको भी देख लेते हैं। यस, लेट सपोज मेरे पास गोल्ड था, गोल्ड मैंने दे दिया, उसके बदले में मेरे को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट मिला। गोल्ड मैंने दे दिया, मेरे को मिला इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट। इन दिस केस there will be no capital gain because such transaction is also not regarded as transfer। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। सर उल्टा कैसे? मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट है, वो मैंने दिया, उसके बदले में मेरे को गोल्ड मिला, अगेन दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन, दैट इज रिटन एज वाइस वर्सा। ओके, अच्छा, इस टाइप के और भी दो पॉइंट्स है, उसको एक साथ कवर करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, मेरे पास एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स थे, मेरे पास एक कंपनी का शेयर था मेरे पास। जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा रुको भाई, बैटरी कम हो गया। 10% है, चल जाएगा। ओके, हाँ, तो मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स थे। अब उस कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है विथ अनदर कंपनी। ओके, एक कंपनी के शेयर्स मेरे पास थे, अब उस कंपनी का एमलगमेशन हो रहा है विथ अनदर कंपनी। तो ये जो एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मेरे पास थे, वो शेयर्स मैंने दे दिया, उसके बदले में मुझे एमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले। एमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मैंने दे दिया और उसके बदले में मेरे को एमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स मिले। इन दैट केस देयर विल बी नो कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स बिकॉज दिस ट्रांजेक्शन इज आल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। बट एक चीज ध्यान रखने वाला बात है, जो आपका एमलगमेटेड कंपनी है ना, वो एक इंडियन कंपनी होना चाहिए। नेक्स्ट, मेरे पास एक कंपनी के शेयर्स है,
अब उस कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी के शेयर्स मेरे पास थे, कंपनी का डीमर्जर होने जा रहा है। अब जब कंपनी का डीमर्जर हुआ, रिजल्टिंग कंपनी के कुछ शेयर्स मुझे मिलेंगे। अगेन दिस ट्रांजेक्शन इज ऑल्सो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। वो लिखा गया आपका पॉइंट के में, एक बार रीड कर लेना। चलो अब ऊपर आ जाते हैं। हाँ, यहां तक खत्म हो गया था। यहां से ट्रांसफर ऑफ फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल आर्चिव्स और एनी अदर पब्लिक म्यूजियम। अगर ये फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो इन लोगों को अगर आप ये फॉलोइंग कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो, सर क्या है वो फॉलोइंग कैपिटल एसेट? वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, मैन्युस्क्रिप्ट, बुक, ड्राइंग, पेंटिंग। इन दैट केस सच ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रांसफर हो रहा है बाय ए नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। अगेन दिस ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, हेंस देयर विल बी नो कैपिटल गेन। रिडम्पशन ऑफ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड ऑन मैच्योरिटी बाय ए इंडिविजुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ध्यान रखना है कि बाय इंडिविजुअल होना चाहिए, ऑन मैच्योरिटी होना चाहिए। सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन हो रहा है, मैच्योरिटी में रिडम्पशन हो रहा है एंड बाय ए इंडिविजुअल। लेट्स सपोज सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का रिडम्पशन हो रहा है, ऑन मैच्योरिटी हो रहा है, बट बाय ए एसएससी अदर देन इंडिविजुअल। इन दैट केस such transaction will be considered as transfer and there will be capital gain. But अगर redemption हो रहा है sovereign gold bond का on maturity by a individual, in that case such transaction is not regarded as transfer, hence there will be no capital gain. But अगर सर हम sovereign gold bond को ट्रांसफर कर रहे हैं before maturity, in that case चाहे आपका एसएससी इंडिविजुअल हो अदर देन इंडिविजुअल हो, इट विल बी रिगार्डेड एज ट्रांसफर एंड देयर विल बी कैपिटल गेन। दोबारा रिपीट करता हूं, ट्रांसफर ऑफ सोवरियन गोल्ड बॉन्ड बिफोर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी से पहले सोवरियन गोल्ड बॉन्ड का आपने ट्रांसफर कर दिया, इन दैट केस चाहे आपका एसएससी इंडिविजुअल हो अदर देन इंडिविजुअल हो, इट विल बी टैक्सेबल, ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर। नेक्स्ट आता है आपका यस पॉइंट एम रह गया, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज। तो बेसिकली यहां पर होता क्या है, यहां पर रहता है आपका एक सीनियर सिटीजन। अब वो सीनियर सिटीजन करता क्या है, उसके पास एक घर था, वो घर वो मॉर्गेज में रख के उसके अगेंस्ट में वो बैंक से लोन लेता है। इट कैन बी इंस्टॉलमेंट टाइप ऑफ लोन और इट कैन बी लंप सम लोन। सर इंस्टॉलमेंट टाइप ऑफ लोन क्या होता है, हर महीने बैंक उसे कुछ पैसा देगा। ओके, तो अब वो बैंक से जो लोन लिया उसके बदले में वो उसके पास एक घर था, उसको उसने मॉर्गेज रखा, बराबर। कल को अगर वो ये लोन रीपे नहीं कर पाता, इन दैट केस बैंक उस घर को, जिस घर को वो मॉर्गेज रखा था, वो सीनियर सिटीजन जिस घर को मॉर्गेज रखा था, बैंक वो घर को ले जाएगा, उसको सेल कर देगा। जो भी पैसा रिकवर होगा उससे बैंक अपना लोन एंड इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगा, वो रिमेनिंग अमाउंट वो उस सीनियर सिटीजन को दे देने वाला है। इन दिस ट्रांजेक्शन there will be no capital gain because this transaction is not regarded as transfer. I hope it is clear. चलो अब आ जाते हैं अपने स्लम सेल के ऊपर। स्लम सेल का प्रोविजन क्या कहता है? सर स्लम सेल का प्रोविजन ये कहता है कि सर यहां पर ना हम एक अंडरटेकिंग को एज इट इज सेल कर रहे हैं, हम एंटायर अंडरटेकिंग को सेल कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल एसेट्स को वैल्यू असाइन नहीं कर रहे हैं, हम पूरे अंडरटेकिंग को एज इट इज कंसिडरिंग द एंटायर अंडरटेकिंग एज ए सिंगल कैपिटल एसेट हम उसको सेल कर रहे हैं। सर दैट इज योर स्लम सेल। सर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन कैसे होगा? सबसे पहले ले लो एफबीओसी। एफबीओसी सर इन केस ऑफ स्लम सेल अपना एफबीओसी सर क्या होगा? अब एफबीओसी के कैलकुलेशन के लिए आपको दो फेयर मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ दिस एफबीओसी आपको दो एफएमबी कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्या है वो दो एफएमबी? एफएमबी 1, एफएमबी 2। एफएमबी 1 इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दोज कैपिटल एसेट्स व्हिच आर ट्रांसफर्ड अंडर स्लम सेल। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ स्लम सेल। स्लम सेल के चलते जो कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर किया उनका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। दूसरा आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेना है कंसिडरेशन का which the SSE has received under slum sale। स्लम सेल के टाइम आपने जो कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया उनका फेयर मार्केट वैल्यू ले लो, पहला। दूसरा स्लम सेल के टाइम जो कंसिडरेशन आपको मिला उसका फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो। अब इन दोनों में से जो हायर है दैट विल बी योर एफबीओसी, हायर फिगर विल बी योर एफबीओसी। हो गया सर, वहां से लेस करना है ट्रांसफर एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ट्रांसफर एक्सपेंसेस जो भी होगा उसको लेस कर देंगे, नेट कंसिडरेशन आ गया। अब वहां से सर अपने को लेस करना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इधर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज योर नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का जो नेटवर्थ है ना दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर नेटवर्थ क्या होता है? एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यहां पर सर अपने को एसेट माइनस लाइबिलिटी करके नेटवर्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर वैल्यू क्या लेंगे?
एसेट्स में अगर आपका एसेट एक डिप्रिसिएबल एसेट है ना, सो डब्ल्यूडीबी एज पर इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपका जो एसेट है ना वो 3580 वाला एसेट है या फिर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इन दैट केस उसका वैल्यू आपको लेना है नील, और जो अदर एसेट्स है उनके लिए आपको लेना है बुक वैल्यू। ध्यान रखना एसेट्स में अगर कोई रिवैल्यूएशन हो रखा है, रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को आपको इग्नोर करके चलना है। जहां तक बात है लाइबिलिटीज का भी आपको बुक वैल्यू लेना है, बट दो चीजें ध्यान रखना, लाइबिलिटीज विल नॉट इंक्लूड योर पेड अप शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ओके ठीक है, सो बाय दिस आपको एसेट का वैल्यू मिल जाएगा, लाइबिलिटी का वैल्यू मिल जाएगा, एसेट माइनस लाइबिलिटी कर देना। एक सेकंड सर, किसका एसेट किसका लाइबिलिटी लेना है भाई? उस अंडरटेकिंग का, जिस अंडरटेकिंग का हम ट्रांसफर कर रहे हैं अंडर स्लम सेल, उसका एसेट एंड उसके लाइबिलिटीज का वैल्यू निकाल लो, एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर लो, दैट विल बी योर नेटवर्थ एंड दैट नेटवर्थ विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करने के बाद आपको आपका शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाने वाला है। ओके अच्छा हाँ, ये मैंने आपको क्लास में भी रेक्टिफाई करवा दिया था, ये 2 साल होगा ना, है ना, ये 2 साल होगा, ये क्लास में मैंने आपको रेक्टिफाई करा दिया था, दैट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर आपके अंडरटेकिंग का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है ना, इफ इट इज अप टू 2 years, इन दैट केस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग मोर देन 2 years है दैट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और अगर आप स्लम सेल ट्रांजेक्शन कर रखे हैं, इन दैट केस रिपोर्ट ऑफ सीए आपको अटैच करना पड़ेगा। रिपोर्ट ऑफ सीए में क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ, दैट इज आपने नेटवर्थ का कंप्यूटेशन बराबर कर रखा है, इसके ऊपर आपको एक सीए का रिपोर्ट लेना है और उसको अटैच करना है ऑन और बिफोर 31 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, सॉरी 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट आ जाता है भाई तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट इज एफबीओसी के ऊपर अब अपने को कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना है भाई। सबसे पहला एफबीओसी इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक बहुत सिंपल सा बात कहता है, अगर एचडीबी एक्सीड्स 110% ऑफ कंसिडरेशन, जो तुम्हारा एचडीबी है ना वो 110% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, इन दैट केस योर एफबीओसी इज इक्वल टू एचडीबी। जो एचडीबी है, जो ये एचडीबी है, ये बनने वाला है तुम्हारा एफबीओसी। देखो, if HDB is more than 110% of consideration then HDB shall deem to be your FBOC। ये जो HDB है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, ये बनने वाला है तुम्हारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। लेकिन सर अभी क्वेश्चन ये है कि सर HDB अपने को लेना कौन से दिन का है? अगर अपना डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर अलग अलग है, हाई चांसेस की वो अलग अलग ही होगा, डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो फिर सर अपने को HDB कौन से डेट का लेना है? HDB तो आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का ही लेना है, लेकिन अगर आप एक कंडीशन कंप्लाई करें तो आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का भी एचडीबी ले सकते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलग अलग है, तो फिर सर एचडीबी अपने को कौन से डेट का लेना है? एचडीबी आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का लेना है, बट अगर एक कंडीशन आप कंप्लाई करते हैं, आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का एचडीबी ले सकते हैं। सर क्या है वो कंडीशन? एसएससी कैन टेक एचडीबी ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट इफ एसएससी हैज रिसीव्ड full consideration or any part of the consideration up to the date of agreement through banking channel। up to the date of agreement अगर एसएससी को पूरा कंसिडरेशन या फिर कंसिडरेशन का एक पार्ट मिल गया है इन बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के थ्रू पूरा कंसिडरेशन मिल जाना चाहिए, या फिर कंसिडरेशन का कोई पार्ट अगर एसएससी को मिल गया है अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, इन दैट केस डेट ऑफ एग्रीमेंट का एचडीबी आपको कंसिडर करके चलना है। SSC can take STB on date of agreement if he has received consideration or part thereof up to the date of agreement in account pay check, in account pay demand draft, use of electronic clearing system or any other electronic mode as may be prescribed। तो बेसिकली कहना यह है कि भाई अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट तुम्हें कुछ पैसा मिल जाना चाहिए और वो बैंकिंग चैनल से मिल जाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग चैनल? दिस 4 मोड्स। ओके, ये जो आपके अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है ना, उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस। ओके, भीम आधार पे ये सब आ गया। ओके, अच्छा सर यहाँ पर ये जो आप एचडीबी बोल रहे हो ना, सर ये एचडीबी आता कहाँ से? ये एचडीबी आता कहाँ से? एचडीबी इज कैलकुलेटेड बाय स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी। जो आपके स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटीज रहते हैं वो आपका एचडीबी कैलकुलेट करते हैं, वो आपके जगह का एचडीबी कैलकुलेट करते हैं। अगर एसएससी बोलता है कि नहीं यार ये जो एचडीबी है ना ये मुझे ज्यादा लग रहा है, एसएससी कह रहा है कि सर ये जो एचडीबी है ना, ये जो आपने स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी का एचडीबी ले रखा है ये मुझे ज्यादा लगा है, तो कोई बात नहीं, एसएससी का जो ये केस है ना ये जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब ये केस जाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है, वैल्यूएशन ऑफिसर अपना वैल्यूएशन परफॉर्म करने के बाद कहता है ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है ना वो मेरे हिसाब से एचडीबी
ऑफ स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी से ज्यादा है। स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी जो एसटीबी दे रखा है, मेरा वैल्यूएशन तो उससे ज्यादा आ रहा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है आपका वैल्यूएशन ऑफिसर। वैल्यूएशन ऑफिसर कह रहा है ये जो एसटीबी है ना, स्टैंप वैल्यूएशन अथॉरिटी का, उस एसटीबी से मेरा वैल्यूएशन ज्यादा आ रहा है। इन दैट केस वैल्यूएशन प्रोवाइडेड बाय valuation officer will be ignored. Your STV is equal to STV of stamp authority. Stamp valuation authority का जो STV है हम उसी को ही कंसिडर करके चलेंगे। लेकिन अगर आपका वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है सर मेरा जो वैल्यू आ रहा है ना दैट इज लेस देन STV of stamp valuation authority, in that case STV is equal to value determined by your valuation officer. Okay, next. सर अपनी जो अनकोटेड शेयर्स है ना, अनकोटेड शेयर्स नॉट कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली हम इसको अनलिस्टेड शेयर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो आपके अनकोटेड शेयर्स है, अगर आप ये अनकोटेड शेयर्स को सेल कर रहे हो फॉर ए कंसिडरेशन लेस देन एफएमबी, एफएमबी से लेस, एफएमबी से कम में आप ये अनकोटेड शेयर्स को सेल कर रहे हो, इन दैट केस एफएमबी शैल बी कंसिडर्ड एज एफबीओसी। जो एफएमबी है उसी को ही हम एफबीओसी कंसिडर करके चलेंगे। वेयर सेल कंसिडरेशन इज नॉट एसेटेनेबल, जो सेल कंसिडरेशन है अगर हम उसको एसेटेन कर ही नहीं सकते और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इन दैट केस जो एफएमबी है ना दैट विल बी योर एफबीओसी। ओके, जो ट्रांसफर आपने किया है कैपिटल एसेट का, उस कैपिटल एसेट का एफबीओसी आपको मालूम नहीं है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। उस कैपिटल एसेट का जो एफएमबी है दैट विल बी योर एफबीओसी। एडवांस वाला पॉइंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में हमने डिस्कस कर लिया था। ओके, यहां पर मैं छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट इज योर कैपिटल गेन विच विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। 3 ऐसे एसेट्स हैं जिनके ऊपर अगर आपको कैपिटल गेन होता है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। सर कौन से ऐसे एसेट्स हैं? सबसे पहला यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स, इनके ऊपर आपको अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखने का जरूरत ही नहीं है भाई, वो होने वाला है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है सर हाउ टू कैपिटल दिस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एफबीओसी लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट विल बी योर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। नेक्स्ट सर लिक्विडेशन का टाइम अगर कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बाय द कंपनी, लिक्विडेशन, कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, इन दैट केस अगर कंपनी कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूशन करता है अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, सर अब उसका क्या टैक्स ट्रीटमेंट होने वाला है वो अपने अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। लिक्विडेशन का टाइम एक कंपनी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करता है अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर, दैट ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो अगर वो ट्रांसफर नहीं बनेगा, इन दैट केस देयर विल बी नो कैपिटल गेन इन द हैंड ऑफ दैट कंपनी। Distribution of asset of a company to the shareholder on its liquidation will not be treated as transfer, hence no capital gain is taxable in the hand of company। चलो ये तो हो गया, लेकिन सिर्फ शेयर होल्डर के हाथ में, जब हम बात करते हैं शेयर होल्डर के हाथ में, सर शेयर होल्डर के हाथ में तो कैपिटल गेन इराइज होना चाहिए। शेयर होल्डर के हाथ में कैपिटल गेन क्यों इराइज होना चाहिए? सर ये शेयर होल्डर के पास उस लिक्विडेटेड कंपनी के शेयर्स थे, अब वो शेयर्स चले गए, उसके बदले में उसे कंपनी से एसेट मिला या फिर कंपनी से पैसा मिला। तो सर यहां पर तो हम कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। बिल्कुल यहां पर कैपिटल गेन आएगा और हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मेट। सबसे पहले कंपनी से जो मिला वो ले लो। लिक्विडेशन के टाइम शेयर होल्डर को कंपनी से क्या मिलता है? मनी रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, या तो डायरेक्ट पैसा मिल जाए या फिर एसेट रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से पैसा मिलेगा या फिर कंपनी से एसेट मिलेगा। कंपनी से जो पैसा मिला वो ले लो या फिर कंपनी से जो एसेट मिला है उस एसेट का एफएमबी ले लो ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जिस दिन वो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उस दिन उस एसेट का जो एफएमबी था उस एसेट का एफएमबी ले लो। ओके, आ गया। अब यहां से लेस करना है, यहां से आपको लेस करना है अमाउंट असेस्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। 222C ये कहता है अगर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन एक कंपनी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन करता है among its shareholder, it will be considered as deemed dividend up to the amount of accumulated profit whether capitalized or not। तो जो भी आपका deemed dividend वाला पार्ट है ना उसको लेस कर दो, that will be your FBOC। एक बार सर FBOC आ गया, अब यहां से आपको लेस करना है cost of acquisition of shares held in that liquidated company। उस liquidated company में जो शेयर्स आप उस liquidated company में जो शेयर्स आप होल्ड कर रहे थे, उस liquidated company में जो शेयर्स आप होल्ड कर रहे थे उन शेयर्स का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप लेस कर दो, आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल गेन। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होने वाला है? पीरियड ऑफ होल्डिंग डेट ऑफ एक्विजिशन से लेकर डेट ऑफ लिक्विडेशन। बट ध्यान रखना यहां पर जो कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन विल बी
टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच एसेट और मनी, नॉट इन द ईयर ऑफ लिक्विडेशन। जिस ईयर में आपको कंपनी से एसेट या फिर पैसा मिलेगा उस ईयर में कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है, नॉट इन द ईयर ऑफ लिक्विडेशन। ओके नेक्स्ट, बायबैक। सर बायबैक वाला पार्ट तो अपने कवर कर लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। ओके नेक्स्ट आ जाता है सर ये 112A, 111A, 112। ओके फटाफट इन सेक्शंस को खत्म करते हैं। सबसे पहले सर ये जो 112A है, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट। सर कौन से एसेट्स के ऊपर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो फिर वो 112A में आएगा। 3 एसेट से लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर इन तीन एसेट्स के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, इन दैट केस सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 112A बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। कंडीशंस क्या है देखेंगे, बट जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आउट ऑफ दिस 3 एसेट्स, it will be exempt up to 1,25,000, up to 1,25,000. There will be no tax, but on gain on long term capital gain exceeding 1,25,000 there will be a tax rate of 12.5%. ओके ठीक। तो 3 एसेट्स हैं, एक है आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो ये 3 एसेट से अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट रहता है अप टू 1,25,000। अप टू 1,25,000 तो एग्जेम्प्ट है। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीड करता है 1,25,000, इन दैट केस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1,25,000 उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना रहता है एट द रेट 12.5%। और ध्यान रखना नो इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन तो सर वैसे पूरी तरह से हट चुका है। नेक्स्ट, such long term capital gain is exempt up to 1,25,000. Exemption is available while computing the tax on such long term capital gain, but income under capital gain will be shown without exemption. अब ये जो एग्जाम्शन है ना भाई 1,25,000 का, ये 1,25,000 का एग्जाम्शन अवेलेबल तो है, बट दिस एग्जाम्शन इज अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ टैक्स कैलकुलेशन, नॉट एट द टाइम ऑफ इनकम कंप्यूटेशन। ध्यान रखना। ओके अब मैंने आपको बोल रखा था ना सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, क्या कंडीशन है ये देख लो। अच्छा आप बात कर रहे हो इक्विटी शेयर्स का। ओके ये जो इक्विटी शेयर्स थे आपके लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी, तो ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी जो है ना ये कवर होंगे अंडर सेक्शन 112A अगर एसटीटी पे हुआ है एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर। जब आपने इन इक्विटी शेयर को एक्वायर किया था या फिर जब आप इन इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उस एट दैट मोमेंट, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बोथ द टाइम आपको एसटीटी का पेमेंट करके चलना है। पहला। दूसरा, अगर आपका जो कैपिटल एसेट है ना वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड है या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इन दैट केस एसटीटी शुड हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। अगर आप ये एसटीटी का पेमेंट किए हैं इन दैट केस ओनली आपका ये जो ट्रांजेक्शन है ये कवर होने वाला है अंडर सेक्शन 112A और आपको ये बेनिफिशियल टैक्स रेट का बेनिफिट मिलने वाला है। ओके दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपका जो कैपिटल एसेट है ना वो लिस्टेड इक्विटी शेयर है, इन दैट केस बोथ एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन आपको एसटीटी का पेमेंट करना है। एंड अगर आपका जो कैपिटल एसेट है ना वो है यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, इन दैट केस यू हैव टू इंश्योर दैट एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। अगर आप ये एसटीटी वाले कंडीशंस कंप्लाई करते हैं देन ओनली आपका ये जो ट्रांजेक्शन ये कवर होने वाला है अंडर सेक्शन 112A एंड आपको ये बेनिफिशियल टैक्स रेट का बेनिफिट मिलने वाला है। बट ध्यान रखना ये जो एसटीटी वाला कंडीशन है ना ये एसटीटी वाला कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगा अगर ट्रांजेक्शन हो रखा है, अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एराइज हो रखा है फ्रॉम ए ट्रांजेक्शन इन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन आईएफएससी। अगर ये ट्रांजेक्शन हो रखा है ऐसे एक स्टॉक एक्सचेंज में जो लोकेटेड है आईएफएससी में, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, इन दैट केस ये जो एसटीटी वाला कंडीशन है ना दैट एसटीटी शुड हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर और एक्विजिशन और एसटीटी शुड हैव बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ये सब अपने चेक नहीं करने वाला है। इवन विदाउट पेमेंट ऑफ एसटीटी बेनिफिशियल टैक्स रेट का बेनिफिट एसएससी को मिल जाएगा अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है आईएफएससी में। ध्यान रखना। नेक्स्ट सर ये जो आपका इनकम है ना इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A उसके अगेंस्ट में आप चैप्टर 6A का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। सर क्या बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को अपने एडजस्ट कर सकते हैं? इस इनकम के अगेंस्ट में बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हो, बट दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बट ये जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है पहले तो इसको आपको अदर इनकम के साथ एडजस्ट करना है। अदर इनकम के साथ बेसिक एग्जाम्शन लिमिट को एडजस्ट करने के बाद अगर कोई बेसिक एग्जाम्शन लिमिट बच जाता है उसको आपको एडजस्ट करना है विद इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। ओके और जहां तक बात है बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A दैट इज
नॉट अवेलेबल, नो बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87A। अच्छा सर यहां पर आ जाता है ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर एक पॉइंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर ये कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट बात करता है ग्रैंडफादरिंग रूल के बारे में। अब सर ये ग्रैंडफादरिंग रूल क्या कहता था? अगर आपके इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जो कवर हो रखे हैं इस सेक्शन में, 112A वाले सेक्शन में कवर हो रखे हैं, अगर इनको आपने एक्वायर किया है बिफोर 1 Feb 2018, 1 Feb 2018 से पहले अगर आपने इनको एक्वायर कर रखा है, तो इनका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना, इट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। दिस इज योर ग्रैंडफादरिंग रूल। सर ये कहता क्या है? सर सबसे पहले तो ले लो तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओके, उस इक्विटी शेयर का, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड का, या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट का जो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था ना भाई, वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लो, वो है तुम्हारा पॉइंट आई। पॉइंट 2i कहता है लोअर ऑफ एफएमबी एज ऑन 31 Jan 2018, 31 Jan 2018 का इन कैपिटल एसेट का जो एफएमबी था ना वो ले लो। एफबीओसी एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जब आप इस कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करोगे जो आपका एफबीओसी है ना वो ले लो। ये दोनों में से जो लोअर फिगर होगा दैट विल बी योर पॉइंट 2। पॉइंट 1 क्या था सर? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पॉइंट 2 क्या था? लोअर ऑफ एफएमबी एज ऑन 31 Jan 2018 और एफबीओसी। ओके, लोअर वाला फिगर आ गया आपका पॉइंट 2। अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 में से जो हायर वाला फिगर होगा दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस इज योर ग्रैंडफादरिंग रूल। बट माय क्वेश्चन इज सर यहां पर जो आपने लिखा एफएमबी एज ऑन 31 Jan 2018, सर इन एसेट्स का एफएमबी सर अपने कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो आपको दे रखा है इस टेबल में। अब देखो ये क्या कहता है, in case where capital asset is listed in any recognized stock exchange as on 31 Jan 2018, 31 Jan 2018 का अपने को एफएमबी चाहिए। अगर 31 Jan 2018 को ये जो कैपिटल एसेट है ना, ये कैपिटल एसेट लिस्टेड था रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, वेरी सिंपल, 31 Jan 2018 को इस कैपिटल एसेट का जो हाईएस्ट प्राइस था उस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, दैट विल बी योर एफएमबी। द हाईएस्ट प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट quoted on such exchange on said date. What is the meaning of that said date? That is 31 Jan 2018 को उस कैपिटल एसेट का जो हाईएस्ट प्राइस था इन दैट रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दैट विल बी योर एफएमबी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर अगर 31 Jan 2018 को इस कैपिटल एसेट के ऊपर कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुआ था, तो लेट सपोज 31 Jan 2018 को इस कैपिटल एसेट के ऊपर कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुआ था, सर इन दैट केस अपने को कौन सा प्राइस कंसीडर करके चलना है? अगर ट्रेडिंग ही नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस आया ही नहीं होगा अपने पास। ओके, अगर 31 Jan 2018 को आपके कैपिटल एसेट के ऊपर स्टॉक एक्सचेंज में कोई ट्रेडिंग ही नहीं हो रखा तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 31 Jan 2018 से जो प्रीसीडिंग वाला डेट है वो प्रीसीडिंग वाले डेट का जो हाईएस्ट प्राइस है वो आपको एफएमबी कंसीडर करके चलना है। लेट सपोज 31 Jan 2018 को आपके कैपिटल एसेट के ऊपर कोई भी ट्रेडिंग नहीं रोका, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उससे पहले वाले डे में जाओ, उससे पहले वाला डेट सर कौन सा आएगा? 30 Jan 2018। 30 Jan 2018 को ट्रेडिंग हो रखा है, सो 30 Jan 2018 का जो हाईएस्ट प्राइस है उसको आप ले लो एज योर एफएमबी। ओके, देख हाईएस्ट प्राइस ऑफ सच एसेट ऑन सेड एक्सचेंज ऑन द डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 Jan 2018। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, in case where capital asset is a unit which is not listed in recognized stock exchange on 31 Jan 2018, सर अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है फिर तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, अपने को हाईएस्ट प्राइस ले लेना है उस डेट का। लेकिन अगर 31 Jan 2018 को ये जो कैपिटल एसेट है बीइंग ए यूनिट ये लिस्टेड नहीं था, इन दैट केस सर अपने क्या करेंगे? यूनिट का जो नेट एसेट वैल्यू है दैट विल बी योर एफएमबी। नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट यूनिट एज ऑन 31 Jan 2018 will be your FMB. I hope it is clear. अगर अपना ये जो कैपिटल एसेट है ना, इट इज ए इक्विटी शेयर एंड इट इज नॉट लिस्टेड एज ऑन 31 Jan 2018। आपका कैपिटल एसेट बीइंग ए इक्विटी शेयर एंड नॉट लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 Jan 2018 बट लिस्टेड ऑन सच एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, सर इन दैट केस अपने को एफएमबी चाहिए। सर एफएमबी क्या लेंगे? एफएमबी विल बी इस इक्विटी शेयर का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपको मालूम होगा ना, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स करो अप टू प्रीवियस ईयर 17-18। ये इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्स करना है, उस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन करना है अप टू प्रीवियस ईयर
17-18 जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया, दैट विल बी योर एफएमबी एज ऑन 31 Jan 2018। और वो इंडेक्सेशन कैसे करना है, फॉर्मूला यहां दे रखा है। आई डोंट थिंक मुझे ये और एक्सप्लेन करने का जरूरत है। नेक्स्ट आ जाता है सर ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड क्या होता है। अगेन थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार आप खुद रीड कर लेना। ओके नेक्स्ट, टैक्स ऑन, सॉरी, हाँ, टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन एसेट। अब देखो सर कौन सा एसेट दे रखा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर ऑफ ए कंपनी, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड एंड यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। अगर इन एसेट्स के ऊपर अब आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20% अंडर सेक्शन 111A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा था तो भी टैक्सेबल हो रहा था 112A में एट द रेट 12.5% विथ एग्जेम्पशन ऑफ 1,25,000। बट अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A एट द रेट 20%। अच्छा सर यहां पर भी कोई कंडीशन है क्या, वो एसटीटी वाला? बिल्कुल सर, एसटीटी वाला कंडीशन है दैट एसटीटी शुड हैव बीन पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट। ये तीनों कैपिटल एसेट का जब भी आप ट्रांसफर कर रहे हो उसके ऊपर आपको एसटीटी पे करके चलना है। ट्रांसफर के टाइम अगर आप एसटीटी पे किए हैं तभी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कवर होने वाला है अंडर 111A एंड आपको ये बेनिफिशियल रेट का बेनिफिट मिलने वाला है। बट ये जो एसटीटी वाला कंडीशन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रखा है ऐसे एक स्टॉक एक्सचेंज में जो लोकेटेड है आईएफएससी में। अगर आपका स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड है आईएफएससी में, इन दैट केस दिस एसटीटी वाला जो कंडीशन है ना वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। भले ही आपने एसटीटी पे नहीं किया है फिर भी आपका जो ट्रांजेक्शन है इट विल बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। नेक्स्ट सर क्या डिडक्शन अपने को मिलेगा अंडर चैप्टर 6 से? क्या इस इनकम के अगेंस्ट में हम चैप्टर 6 के डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं? नहीं। सर क्या बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट हम ले सकते हैं? बिल्कुल बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं, बट ये बेनिफिट अवेलेबल है ओनली टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। बट पहले वो ये जो बेसिक एग्जामिशन लिमिट है उसको वो एडजस्ट करेंगे विद देयर अदर इनकम। अगर कोई बेसिक एग्जामिशन लिमिट बच जाता है उसको वो एडजस्ट कर सकते हैं विद इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। सर क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87 है अवेलेबल है? बिल्कुल रिबेट अंडर सेक्शन 87 है अवेलेबल है अगेंस्ट सच शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A। बट ये तभी अवेलेबल होगा अगर एसएससी ने ऑप्ट आउट कर रखा है फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अगर एसएससी ऑप्ट इन कर रखा है टू ओल्ड टैक्स रिजीम। ओके, अगर एसएससी ओल्ड टैक्स रिजीम में है तभी उसे यहां पर रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ओके ओके, अब आ जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर कैपिटल एसेट। अगर अदर कैपिटल एसेट के ऊपर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ध्यान रखना भाई। लेकिन अगर आपका जो एसएससी है ना वो एक एनआर है या फिर फॉरेन कंपनी है, इन दैट केस दैट एसएससी हैज टू पे टैक्स एट द रेट 12.5% विदाउट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन फॉर अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एंड शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। आपका जो एसएससी है, एसएससी एनआर या फिर फॉरेन कंपनी, इन दैट केस टैक्स रेट एप्लीकेबल वो तो सर वही 12.5% ही है, बट यहां पर उसे फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा फॉर एसेट्स एज अनलिस्टेड सिक्योरिटीज एंड शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी। सर ये फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट क्या होता है? अरे जो अपने प्रोविजन पढ़े थे ना जहां पर हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं फॉरेन करेंसी में, दैट इज योर फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट, वो बेनिफिट उसे नहीं मिलेगा। अच्छा सर अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हमने रिविजन लेक्चर 1 में डिस्कस कर लिया। जो रिविजन लेक्चर वाला अपना पार्ट 1 था उसमें तो ये अपने डिस्कस कर लिए थे। बट मैं क्या सोच रहा हूं, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था ना, विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, उसमें हम 2 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ये एग्जांपल 1 सॉल्व किए थे और आई थिंक स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सॉल्व किया था। वो वीडियो एज इट इज मैं डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप एक बार चेक कर लेना, वो वीडियो भी आप एक बार देख लेना अगर किसी को ये वाले पार्ट में कुछ भी डाउट है। ओके ठीक है, चलो ओके। तो अब ये जो आपका है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट्स जो टैक्सेबल हो रहा है आपका 12.5% में विदाउट इंडेक्सेशन। सर क्या उसके अगेंस्ट में चैप्टर 6 का डिडक्शन ले सकते हैं? नहीं। क्या सर बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बट ओनली अवेलेबल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, एंड वो भी पहले उनको ये बेसिक एग्जामिशन लिमिट एडजस्ट करना है विद अदर इनकम, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो उसको एडजस्ट करना है विद इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112। सर क्या 87A रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल, रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट आप ले सकते हो, बट तभी ले सकते हो अगर आपका एसएससी ओल्ड रिजिम में है, ऑप्ट आउट कर रखा है फ्रॉम न्यू रिजिम। ओके
अब जहां तक बात है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन अदर एसेट्स, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, वो तो सर टैक्सेबल हो जाएगा 111A में 20% में। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन दीज अदर कैपिटल एसेट दैट विल बी टैक्सेबल एट स्लैब रेट। और ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने आपको एक समराइज करके दिया है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट का क्या ट्रीटमेंट होगा, रिबेट का क्या ट्रीटमेंट होगा, डिडक्शन का क्या ट्रीटमेंट होगा। ओके, एक बार देख लेना, हमने डिस्कस तो कर ही लिया है। ओके अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको क्लास में एक एडिशन करवाया था, ये होगा रेसिडेंट, एक वर्ड इधर ऐड करना है ना। ओके, क्लास में ये आपको करवा दिया था रेक्टिफिकेशन। ओके, अब सर कैपिटल गेन में फिर अपना क्या रह जाता है, सर कैपिटल गेन में रह जाता है ना सर वो जो 54 सीरीज था ना वो रह जाता है, तो वो अपने थर्ड पार्ट में करेंगे। ओके चलो, थैंक यू।